मंथली 100 रुपीज़ अर्न करती थी। मैंने डांस सीखना बाद में शुरू किया, पहले डांस सिखाना शुरू किया। 6 महीने बेड पर थी, ये सोचकर कि शायद उसके सारे सपने टूट चुके हैं। अब मैं भूल गई कि मैं कोई हीरोइन हूँ, मैं भूल गई थी शायद उस वक्त के लिए कि मैं कोई डांसर हूँ, मैं भूल गई थी अपनी दुनिया। नमस्कार, मैं निशा शर्मा, डांसर, यूट्यूबर। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ, सबलगढ़ में। वहाँ पर 6 महीने रही। उसके बाद मेरे मम्मी पापा मुझे ग्वालियर लेकर आए। तो शायद शुरुआत ही मेरी एक स्ट्रगल से हुई कि मेरे मम्मा पापा एक स्कूल में गए मेरा एडमिशन कराने के लिए। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। मेरे मम्मा पापा को वहाँ स्कूल से बोला गया कि आप अपनी बच्ची का एडमिशन यहाँ नहीं करा पाएंगे, ये बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है। और शायद मुझे लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहेगा कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ी, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी। पर मैंने बहुत कोशिश की और सीखती भी आ रही हूँ कि मैं हमेशा उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाऊँ। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि जिस स्कूल से आपको 15 साल पहले बोला गया कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे, और आज उसी स्कूल में मुझे वापस से बुलाया गया कि आप यहाँ पर डांस टीचर की जॉब करेंगे क्या। डांस एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इवन हम डांसर से भी पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो वो मतलब वो नहीं बोल पाता कि मैं एक डांसर हूँ। तो जब हमारे घर में ये बात हुई कि मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ, तो मेरे मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा 50% इन्वॉल्वमेंट था, तो मेरे मम्मी पापा का 100% इन्वॉल्वमेंट था। पर जो मेरी फैमिली थी, क्योंकि वो लोग नहीं समझते थे कि डांस क्या है, वो तो सिर्फ यही समझते थे कि हमारे घर की बेटियाँ डांस वांस थोड़ा करती हैं, ब्राह्मण समाज में थोड़ा डांस होता है। बट मेरे मम्मा पापा ने उनको भी कन्विंस किया और उन्होंने बोला नहीं, अगर वो डांसर बनना चाहती है तो हम उसको डांसर बनाएंगे। और शुरू में सबको प्रॉब्लम थी, पर आज जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, इवन पूरी फैमिली हमेशा मेरा शो देखने आते हैं। तो मैंने शायद हमेशा ये उनको साबित करने की कोशिश की है कि अगर आपने मुझे ये फ्रीडम दी है डांस करने की, तो मैं हमेशा आपको वो रिस्पेक्ट दिलाऊं कि जब भी आप चलो, जब भी मेरा पूरा परिवार चले, तो वो गर्व से कहे कि हमारी बेटी डांसर है। जब मैं 8th क्लास में थी, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार, मैं जो डांस करती थी तो घर में जो भजन वजन होते हैं मैं वहाँ पर परफॉर्म करती थी। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं डांसर बनूंगी, बिकॉज मुझे डॉक्टर बनना था। मुझे बचपन से शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। पर मैं डांस बहुत अच्छा करती थी, सीखने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे, तो मैं छोटे छोटे घर में जाके जहाँ भजन वजन होते थे वह डांस करती थी। उसके बाद जब एक आंटी थी, उन्होंने बोला जब निशा इतना अच्छा डांस करती तो आप इसको डांस कॉम्पिटिशन में क्यों नहीं भेजते हैं। और हम मतलब मेरे मम्मा पापा भी इतने सीधे थे कि उनको नहीं पता था कि डांस कॉम्पिटिशन क्या होते हैं, या क्या फोक डांस होता है, क्या वेस्टर्न डांस होता है, कुछ नहीं पता था। तो वो आंटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं ने मेरा फॉर्म फिल किया और मैं उस डांस कॉम्पिटिशन में गई। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैं उसमें 2000 बच्चे थे और 2000 बच्चों में मैं टॉप 5 में आई, उसमें फर्स्ट सेकंड नहीं था। और जब मैं टॉप 5 में वहाँ पर आई तो मैंने देखा कि मेरा एक बहुत ही छोटा सा नेम एंड फोटो न्यूज़पेपर में मेरा एक आर्टिकल आया। तो जो मेरे कॉलोनी वाले थे उन्होंने बोला कि मेरे पापा को बोलते थे, पंडित जी आपकी बेटी तो नाम रोशन कर रही है, आपकी बेटी का तो आर्टिकल आया है, बड़ा अच्छा डांस करती है, ऐसा वैसा। मुझे बचपन से ही शौक था, इवन मेरी मम्मा को ज़्यादा शौक था कि मैं हीरोइन बनूं, क्योंकि वो हमेशा मुझे बहुत अच्छे ड्रेस पहनाती थी, हमेशा मुझे रेडी रखती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो फेम था उसके मैं बहुत करीब आने लगी थी। और जब मुझे आगे पता चला कि मुझे डांस में अपना करियर शायद मैं बना सकती हूँ, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म फिल करते हो, आपके ड्रेस के लिए आप डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत नहीं तो थोड़े पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। और उस टाइम शायद हमारी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि हम दे पाते। तो मैंने क्या किया, कॉलोनी के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको डांस सिखाना शुरू किया कि वो एक रूम में हम 5 सोते थे, 2 ब्लॉक थे जिसमें मैं डांस करती थी। तो एक बच्ची मेरे यहाँ डांस सीखने आने लगी, दूसरी बच्ची मेरे यहाँ डांस सीखने आने लगी, तो वो मुझे 50 रुपीज़ देते थे। तो मैं मंथली 100 रुपीज़ अर्न करती थी। एंड जो 100 रुपीज़ में अर्न करती थी उससे मैं डांस कॉम्पिटिशन में लगाते थे मेरे मम्मी पापा, जिससे कि मैं और भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। और मैं जैसे जैसे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती गई, फर्स्ट प्राइज़ में जीतती गई। और शायद ये मेरा एक
सपने के बराबर ही था कि मैं जहाँ भी खड़ी हुई वहाँ से मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता, सेकंड प्राइज़ जीता। और ऐसा नहीं है, मैं कई बार हारी भी, पर मैंने हार कर भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि फोक डांस क्या होता है। तो मैं वीक हो जाती थी, तो मैं बहुत सर्च करती थी। उसके बाद मेरी डांस की जर्नी यहीं से शुरू हो गई कि मैंने 8th क्लास में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे डांसर बनना है। वहाँ पर जब मैं डांस सिखाना शुरू किया तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते थे कि मैम आपको ये वाला डांस आता है, वो डांस आता है, तो मैं अपने आप को काफ़ी वीक फील करती थी। तो मेरी लाइफ का सबसे मेन पार्ट ये है कि मैंने डांस सीखना बाद में शुरू किया, पहले डांस सिखाना शुरू किया। क्योंकि इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को नॉलेज देते हो या बच्चे जब आपके जैसा बनना चाहते हैं तो आपको सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो गलत नॉलेज लेंगे, और वो शायद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं जो नॉलेज दे रही हूँ बच्चों को डांस के बारे में वो गलत है। फिर मैंने कथक और मणिपुरी डांस सीखना शुरू किया, और मेरे मम्मा पापा ने मुझे थिएटर भी कराना स्टार्ट किया, और मैंने थिएटर भी किया। जैसे जैसे मेरी डांस क्लास बढ़ने लगी और सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा, मैंने बहुत सारे कंपटीशन फाइट किए, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कंपटीशन फाइट किए, जीती और बड़े बड़े शोज़ किए, अवार्ड्स लिए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि निशा शर्मा को हीरोइन बनना है। देखा जाए कि ग्वालियर की जर्नी से निकल कर थोड़ा बाहर जाने की जो मेरी इच्छा हुई कि मुझे मुंबई जाना है। जैसे ही मैंने डिसाइड किया, मेरा 12th हुआ कि मुझे मुंबई जाना है, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि 1 मार्च 2012 शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन। वो इसलिए कि मैं अपने घर से निकलती हूँ घुंघरू खरीदने के लिए ही, और मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि मेरा फुट डैमेज हो जाता है, और डॉक्टर ये बोलते हैं कि अब शायद ही ये अपनी ज़िंदगी में डांस कर पाएगी। और जो लड़की हमेशा डांस करती रहती है वो 6 महीने बेड पर थी, ये सोचकर कि शायद उसके सारे सपने टूट चुके हैं अब। पर वापस से मैंने वो हिम्मत लाई, और 6 महीने बाद मैंने सबसे पहले वो जो घुंघरू मैं उस दिन लेने गई थी, जो बाद में शायद मेरे मम्मी पापा लेकर आए घर पर, 200 घुंघरू बांध के मैंने वापस से डांस करना शुरू किया। और वापस से आज जितनी भी अचीवमेंट हैं ज़्यादातर मैंने 2012 के बाद ही अचीव किए। उसके बाद अगर हेल्थ इश्यूज़ देखे जाए तो 2017 में शायद मुझे, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था कि इतनी कम एज में स्लिप डिस्क बहुत कम लोगों को होता है, और 2017 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, जिसकी वजह से वापस से मैं 2 महीने बेड पर गई, और मैं सिर्फ उल्टी लेटी रहती थी, ना मैं उठ पाती थी, ना मैं डांस कर पाती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। वापस से फिर मेरी ट्रीटमेंट चला, और अगेन वापस से मैंने डांस की जर्नी दोबारा से शुरू की। अगर देखा जाए तो पैर में लगने के बाद मैंने अपने लाइफ में अचीव करना स्टार्ट किया। जो अवार्ड्स हैं, जो शोज़ हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में मैंने शोज़ किए, अवार्ड्स हासिल किए, वो अपने पैर में लगने के बाद स्टार्ट किए। फिर जैसे ही मैं अपना डांस फील्ड में आगे बढ़ती गई, उसका एक नेक्स्ट स्टेज था मुंबई। मेरे मम्मा पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर बनूं, अच्छी हीरोइन बनूं, अच्छी एक्ट्रेस बनूं, क्योंकि उन्होंने मुझे रेडी कर दिया था तब तक, क्योंकि मैं मणिपुरी डांस, कथक और एक्टिंग सीख चुकी थी। और डांस के भी लगभग उस टाइम तक 20-25 हज़ार स्टूडेंट मेरे कंप्लीट हो चुके थे। और जैसे ही बात आई मुंबई की, तो वापस से जो साइकिल थी वो वापस से पीछे गई, और वही हुआ कि सारे फैमिली वाले बोलने लगे आप अपनी बेटी को मुंबई क्यों भेजेंगे, वहाँ तो ऐसा माहौल रहता है, वहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ ये है वो है। मतलब जैसे कि सभी लोग 10 तरीके की बातें करते हैं, वो वापस से वो 10 तरीके की बातें आई। बट मेरे मम्मा पापा ने बोला कि अगर हमारी बेटी ने हमको अभी तक प्रूफ किया है तो वो आगे भी मुंबई जाके हमें प्रूफ करेगी। 2014 11 नवंबर को मैं मुंबई गई, एक ऐसे शहर में जहां मैं अपने एक दोस्त के अलावा किसी को भी नहीं जानती हूँ, और मुझे नहीं पता कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किससे मिलने आई हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मैं हीरोइन बनने आई हूँ। मैं अपने फ्रेंड के घर जाके रही अपने पापा के साथ, और शायद जहाँ ऑडिशंस वगैरह होते थे हमने नेट वेट पे सर्च किए, और वहाँ जाके मैं एक ऑडिशन देने गई। उन्होंने मुझे देखते से ऐसा रिएक्ट किया, आपके लिए तो यहाँ कोई काम नहीं है। आई वाज लाइक कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मतलब मेरे लिए यहाँ क्यों काम नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं वहाँ से निकलने लगी और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। तो दूसरी जगह पर मैं गई, मैंने बोला यहाँ पर ऑडिशन होते हैं क्या, तो उन्होंने बोला हाँ होते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि बेचारी पापा के साथ आई है तो चलो कोई बात नहीं, इसका ऑडिशन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने ऑडिशन दिया, वो जो ऑडिशन ले रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर, वो क्लैप करने लगे कि इतनी अच्छी एक्टिंग ये लड़की कैसे कर सकती है, इतनी सिंपल लड़की इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती है।
तो उन्होंने बोला बेटा आपने कहीं सीखा है? तो मैंने उनको बताया अपने बारे में कि हाँ सर मैंने सीखा यहाँ सीखा है। जैसा कि अगर हम बोलते हैं कि मुंबई जैसे शहर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत चकाचौंध वाली दुनिया है, लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ 6 से 7 दिन में मैं वहाँ पर सेट पर थी, जोधा अकबर के सेट पर। और वो एक ऐसा सेट जो शायद मैंने कभी देखा नहीं था और मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। और जब मैंने वहाँ पर भी एक्टिंग की तो वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे, रंजन सर, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी एक्टिंग और ऐसा डांस कभी नहीं देखा। तो मेरे लिए वो भी एक अचीवमेंट था। और उसके बाद मैंने बैक टू बैक काम करना स्टार्ट किया और मम्मा पापा को भी अच्छा लगने लगा। फिर तो जो मेरी फैमिली थी जो मुझे रोक रही थी कि नहीं भेजो बेटी को वहाँ पर, वहाँ गंदगी है, वो लोग भी बोलने लगे आपकी बेटी का सीरियल किस चैनल पर आता है। सब लोग मम्मी को फोटो क्लिक कर करके भेज रहे हैं कि देखिए, और ये निशा तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, निशा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। और जब मैं अपने शहर में वापस आती थी तो मेरा कई जगह सम्मान होता था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो ऐसे मुंबई की जर्नी स्टार्ट हुई और मुंबई की जर्नी देखते देखते मैंने रियलाइज़ किया कि मुंबई एक ऐसा शहर है, चाहे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या बहुत छोटा सेलिब्रिटी हो, मैंने ऑब्जर्व किया कि मुंबई में स्टेबल काम मिलना हमेशा बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप चाहो कि हमें हमेशा काम मिलता रहे, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं वहाँ पर जब कैफ़े वैफ़े जाने लगी, मैं बहुत फूडी थी, तो मैं सोचती थी कि एक कैफ़े तो ग्वालियर में भी होना चाहिए। और जब मुझे ऐसा लगा कि मुंबई में काम स्टेबल नहीं है तो मैं एक छोटा सा बिजनेस अपना ग्वालियर में डालती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं रही हूँ कि लाइक अगर नहीं भी काम मिलता है तो चलो कोई बात नहीं। अगर मैं 1 महीने काम करके 6 महीने घर पर बैठी हूँ तो मुझसे वो चीज़ें नहीं टॉलरेट हो रही थी, मैं नहीं वो एडजस्ट कर पा रही थी वहाँ के माहौल से। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि भगवान खुद नीचे नहीं आ सकते, इसलिए भगवान हमेशा किसी ना किसी को भेजते हैं जो भगवान बन के आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो ऐसे ही मेरी भी लाइफ में एक भगवान है मेरी लाइफ में, जिनका नाम है विशाल चतुर्वेदी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे ही मैंने कैफ़े का बोला कि मुझे कैफ़े ओपन करना है तो उन्होंने मुझे एक प्लेस दिया कि निशा तुम यहाँ पर अपना कैफ़े ओपन करो। और जो लड़की चकाचौंध वाली दुनिया से और हीरोइन बनने वाली है या बन रही थी और जिसने एक्टिंग फील्ड में अपना कदम रख दिया और जो स्टेबल थी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा कैफ़े एक मेरे बेबी जैसा है, तो 9 महीने में मेरा कैफ़े रेडी हुआ। और धूप में खड़े होके मैं भूल गई कि मैं कोई हीरोइन हूँ, मैं भूल गई थी शायद उस वक्त के लिए कि मैं कोई डांसर हूँ, मैं भूल गई थी अपनी दुनिया, मैं एक अलग जोन में चली गई। और कैफ़े भी एक ऐसा खड़ा किया जो कि भारत का पहला कैफ़े फ्रूट बार है, जिसके लिए भी मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। कैफ़े ओपन हुआ, कैफ़े अच्छे से रन करने लगा, बहुत अच्छे से रन करने लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। आपको भी पता है कि अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसके पीछे भी बहुत हार्डवर्क होता है, वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। जिससे कहते हैं कि एक डांसर होता है तो डांसर बहुत चुलबुला होता है, तो मैं बचपन से बहुत चुलबुली थी, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना था जिससे बहुत हेडेक हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे निभानी थी अपनी। और जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना कैफ़े ओपन किया, मैं उसमें इतनी उलझती चली गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई मेरे ऊपर कि मैं मुंबई वापस नहीं जा पाई। और मुझे उस कैफ़े में बहुत मज़ा आने लगा कि मैं कैफ़े भी रन कर रही हूँ, मैं अपना डांस क्लास भी रन कर रही हूँ, तो मैं वापस नहीं जा पाई मुंबई। और मैंने यहाँ पर अपना सब सेट कर लिया। बट जो कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है आपकी लाइफ में कि आपको हीरोइन बनना है, वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि पूरी दुनिया मुझे जाने, मुझे मेरे नाम से जाने, मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊं, मेरे मम्मा पापा जब चलें तो वो गर्व से कहें कि निशा हमारी बेटी है। और मैं हमेशा से ही एक रिस्पेक्टफुल डांसर बनना चाहती थी। फिर मुझे सभी ने एक सजेशन दिया कि निशा अगर तुमको यहीं रहना है तो तुम YouTube पर क्यों नहीं वर्क करती हो। और मुझे ऐसा लगा कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जिससे आप घर बैठे सेलिब्रिटी बन सकते हो, घर बैठे अपनी एक नई पहचान बना सकते हो। तो मैंने YouTube के लिए वर्क करना शुरू किया। मैंने कोशिश की कि ग्वालियर की ऐसी प्लेसेस पर मैं जाके परफॉर्म करूं जिससे मैं ग्वालियर का भी नाम रोशन करूं अपनी फैमिली के साथ। और जैसे ही मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने 1-2 वीडियो बनाए, लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था। डांस क्लास भी नहीं चल रही थी, कैफ़े भी नहीं चल रहा था, मतलब बिजनेस भी नहीं है, डांस क्लास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन डांस सिखाना शुरू किया और जो अपने यूट्यूब के वीडियोस थे वो छत पर बनाने स्टार्ट किए। और मेरे वो जो छत वाले वीडियो थे वो मिलियंस में जाने लगे और मैं धीरे धीरे फेमस
फेमस होने लगी। और जब लॉकडाउन के टाइम पर शायद मुझे लगता है सभी लोग परेशान थे, उस टाइम लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे थे कि निशा तुम बहुत कुछ अचीव कर रही हो। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इस पर वर्क करूँगी तो मैं शायद सच में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। रात भर की मेरी नींदें उड़ चुकी थी, शायद सब लोग सो जाते थे, तब भी मैं बैठ के सोचती थी कि कैफ़े बंद ना हो जाए, क्या करूँ मैं। तो मैं ऑनलाइन डांस सिखा के जो अर्न करती थी वो अपने कैफ़े में लगाती थी, अपने स्टाफ को बचाती थी कि अगर स्टाफ इधर उधर चला जाएगा तो आगे कैफ़े कैसे रन होगा। बहुत सारे लोग ऐसी मेरी ज़िंदगी में थे जिन्होंने ये भी बोला कि आप अपने कैफ़े को बंद कर दीजिए। लॉकडाउन का जो टाइम था वो बहुत ही टफ़ था। टफ़ ऐसे था कि 11 लोगों के स्टाफ से 4 लोगों का स्टाफ हो गया। जिस लड़की को खाना बनाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था, आज वो खुद अपने कैफ़े में खाना बनाती है। कैफ़े में मैं और मेरा भाई पिछले 1 साल से अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं और मैं सभी के लिए चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल फूड बनाती हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा। जब आप अपने बिस्तर पर रात को सोएंगे तो आपको एक सुकून रहेगा कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर फोकस किया एंड 2020 से लेके 21 तक मैंने वर्क किया और अभी 2022 में फैब में मेरे पास सिल्वर बटन आ गया क्योंकि मेरे 1,10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपने शहर में सारी चीज़ें करते हुए मैंने वो भी अचीव किया। ये मैंने अपना 100% दिया था। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ रिजल्ट से ज़्यादा 100% देने पर, कि जिससे मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो। ना मैं कल डरी थी, ना मैं आज डरी हूँ। मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से लेकर आई थी, आगे की किस्मत मैं खुद लिखूंगी। मैं एक भाग्यशाली नृत्यांगना हूँ। मैं हर जन्म में एक नृत्यांगना का जीवन जीना चाहती हूँ। जिस लम्हे से लोग अपनी खुशी बयां करते हैं, उस लम्हे को मैं हर रोज़ जीती हूँ, जीती आई हूँ। मैं एक भाग्यशाली नृत्यांगना हूँ।